व्हाट्स अप गाइस, होपिंग यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज की कोट देखिए कितनी प्यारी है। डोंट डिपेंड टू मच ऑन एनीवन इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इवन योर ओन शैडो लीव्स यू व्हेन यू आर इन डार्कनेस। आपने गांधी जी की एक किताब पढ़ी होगी, बहुरूप गांधी। ये एनसीईआरटी की बुक है। तो इस बुक में गांधी जी के बारे में बताया गया है। तो उनके बारे में क्या बताया गया, वो अपने सारे काम खुद से करते थे। कपड़े धुलना, सफाई करना, सिलाई करना, यहाँ तक कि डॉक्टरी का भी काम खुद से करते थे सारा। और यहाँ तक भी बोला गया अपने खुद के बाल भी खुद से काट लेते थे वो। खैर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना तो नहीं करना है, वरना सोसा वरना सोसाइटी से निकाल दिए जाओगे। तो इतना तो कुछ नहीं करना है, पर लेकिन मैक्सिमम काम यार जितना कर सकते हैं खुद से करना है। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी भी वे में। अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ना, तो देखिए क्या होता है, अगर जरा सा भी आपको दूसरी साइड से नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलता है तो हमेशा आपको दुख रहता है। तो हमेशा अपने पार्टनर भी हो चाहे, उससे कम से कम एक्सपेक्टेशन रखें। जितनी कम एक्सपेक्टेशन आप लोग दूसरों से रखेंगे ना, और आपको जरा सा भी मिलेगा तो आपको उसमें खुशी होगी। पर लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाओगे और उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिलेंगी तो आपको हमेशा दुख होगा। तो इसलिए हमेशा सारे काम खुद से करने की कोशिश करें जहां तक भी हो सके। और ये आपकी पर्सनैलिटी को भी इनहेंस करेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लेके आएगा। ओके। आज 2 मार्च है। देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये वाला आर्टिकल सीएसओ से रिलेटेड है। सीएसओ ने बोला है कि जिस तरीके से हम डर रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट पड़ने वाला है हमारी इकोनॉमी पे, उतना इफेक्ट कुछ पड़ा नहीं है। इस आर्टिकल में 2-3 पॉइंट है, आप लोगों को यहीं पे बताता हूँ। देखिए हुआ क्या था। 8 नवंबर को हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन में 500 और 1000 के नोट हम लोगों ने क्या किए, इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिए। तो एक अनाउंसमेंट किया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो वो खत्म हो गए। तो लगभग 80% ऑफ वैल्यू जो करेंसी की थी मार्केट में, वो इमीडिएट इफेक्ट से यूजलेस हो गई उसी दिन से। तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें हुई। एक तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, आप लोगों ने जो इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर सुन रहे हैं उनको पता होगा। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, तो दोनों चीजें बहुत ही लार्ज स्केल पे काउंट की जा रही थी। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो बहुत सारे थे। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, लाइन में खड़े रहे, उनको पैसे नहीं मिले। बूढ़े और महिलाएं और बच्चे भी, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिली। खुद के पैसे अपने एटीएम से नहीं निकल पाए, तो आदमियों को क्या लगा, ठगा हुआ सा फील किया गया आदमी के द्वारा। तो ऐसी कुछ चीजें देखने को मिली। किया किस लिए गया था, बोला गया था कि ब्लैक मनी हटाएंगे और एक तरीके से टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें देखने में आ रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग में बोला जा रहा था। देखिए जो अमर्त्य सेन जी हैं उन्होंने भी बोला था, और रघुराम राजन जी ने भी बोला था कि इकोनॉमी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है और आप इस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन मत करो। डिमोनेटाइजेशन अगर आप इस टाइम पे कर रहे हैं तो ये आपकी इकोनॉमी, जो आज की डेट में आप ब्राइट स्पॉट बोल रहे हैं इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि किसी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी में अगर आप डिमोनेटाइजेशन देखें, वो नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है। अगर जहां जहां पे भी डिमोनेटाइजेशन पहले हुआ है, या तो कोई ऐसी कंडीशन बन गई कि जो खुद की करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब खस्ता हालत में पहुंच गई, मतलब बहुत ही ज्यादा इतनी वैल्यू खत्म हो गई करेंसी की, तो उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन किया। या फिर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन किया। या फिर वार लाइक सिचुएशन हो गई, उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन किया। लेकिन आप जो डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं वो ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जबकि आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। तो ये बहुत सारी चीजें देखने को मिली। तो जो सीएसओ का है उसका डेटा निकल के आया, उन्होंने क्या बोला कि बोला जा रहा था कि डिमोनेटाइजेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है आने वाले टाइम में। पर लेकिन जो सजेशन दिया गया है, जो बताया गया है सीएसओ के द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बहुत ही नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो यही चीजें इसमें बताई गई है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। 2 चीजों में और आपको डिफरेंस समझना है यहाँ पे। देखिए पहले तो एक क्वेश्चन बताना है आपको, सीएसओ किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, सीएसओ किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और लोकेशन क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे आंसर मैंने पीडीएफ में डाल दिए हैं। पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, आप लोगों को पता है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से, या फिर वीर के नाम से फेसबुक पे पेज है, वहां से जहां से भी आपको सुटेबल लगे डाउनलोड कर लेना उसको। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ओके। तो जो सीएसओ है, तो सीएसओ काम क्या करता है नॉर्मली, देखिए डेटा कलेक्शन का काम करता है। हर टाइम पे जब डेटा कलेक्शन किया जाता है, इसी की हेल्प से इकोनॉमिक सर्वे भी हम तैयार करते हैं। तो सीएसओ ही जो होता है वही डेटा प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक सर्वे को भी काफी हद तक। तो सीएसओ का डेटा कलेक्शन का काम है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जाके सब चीजों का डेटा कलेक्ट करके फिर जो भी सर्वे बनाए जाते हैं जिस भी तरीके से जिस भी लेवल पे, वो सब सीएसओ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है मैक्सिमम लेवल पे। ओके। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज समझनी है, एक तो जीवीए और एक जीडीपी। तो जीवीए के बारे में बोला जा रहा है कि मतलब जीवीए और जीडीपी में क्या डिफरेंस है, पहले तो वो देखिए। एक्चुअली जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है कि एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर, फिजिकल बाउंड्री के अंदर, विद इन ईयर कह देते हैं, वैसे तो बोला जाता है प्री डिफाइंड टाइम, कोई भी टाइम डिफाइन कर लेते हैं, पर नॉर्मली क्या लेते हैं, 1 ईयर लेते हैं। 1 ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, तो वो ग्रोस वैल्यू प्रोडक्ट होती है, मतलब जीडीपी उसको बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब वो
सॉरी वो जीडीपी होती है, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जीवीए क्या होती है? जीवीए उसी का छोटा रूप होती है। मतलब यहाँ पे तो हम पूरी इकोनॉमी को काउंट करते हैं, पर जीवीए में क्या करते हैं हम? बहुत ही छोटे लेवल पे, मतलब एक सेक्टर की ले ली, किसी एक कंपनी की ले ली, या फिर किसी एक सेक्टर की ले ली, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर की ले ली, या टेक्सटाइल सेक्टर की ले ली, या इंडस्ट्रियल सेक्टर की ले ली। तो पर्टिकुलर सेक्टर के बेस पे इसको नापा जाता है। मतलब उसको जीवीए बोलते हैं जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में देखा जाए इसको। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे भी है। अगर आप इसमें टैक्स जो है ऐड कर दो, ठीक है, जीवीए में, और सब्सिडीज रिड्यूस कर दो, तो वो जीडीपी के बराबर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिससे आप दोनों में डिफरेंस कर सको कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये होता है जीवीए और जीडीपी में डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसको याद रखने की कोशिश करना, या इस तरीके से इसको इधर पहुंचा देना। जीवीए इजकल टू जीडीपी में से क्या करना है? टैक्स को माइनस करना और सब्सिडी ऐड कर देनी है, तो वो जीवीए के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल वे में सोचने की कोशिश करना है, ऐसा कुछ नहीं है बस कि रटना है, याद रखना है। तो क्या करना है? नॉर्मली टैक्स जो होते हैं वो जीवीए में से हटा दे दिया जाता है, सब्सिडी को काउंट कर लिया जाता है। तो तब वो इस तरीके, मतलब कुछ भी अपना हल्का सा याद रखना है, बस आपके माइंड में डिफरेंस होना चाहिए दोनों में कि जीवीए और जीडीपी में डिफरेंस क्या है, जिससे कि आपको एकदम पता चल सके कहीं पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो। और हाँ, कई सारी वैल्यूज दे रखी होगी इसमें आर्टिकल में, वो आपको वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है कि किसमें कितना बढ़ गया, किसमें कितना कम हो गया। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। प्रीलिम्स में भी आ रहा है, कहीं पे भी बैंकिंग में भी क्वेश्चन आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके। ये नीचे वाला आर्टिकल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में है। मतलब उन्होंने फोरकास्ट किया कि अब की बार जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहने वाला है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं? तो पहले तो आप लोगों के यहाँ पे, आप लोगों के लिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आप लोगों को बताना है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब किसके अंडर में काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन मिल गया, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पीडीएफ में डाल दी है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इस वाले आर्टिकल में क्या बोला गया है कि देखिए 2000 जो 17 है, आने वाला जो ईयर है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होने वाला है, और आप लोगों को थोड़ा एहसास भी हो गया होगा अभी से ही, गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो पहले जो इम्पैक्ट बोला जा रहा है वो इसके ऊपर एल नीनो आया था 2015 में, एल नीनो का इम्पैक्ट बोला जा रहा है। तो ये देखें यहाँ पे, इससे पहले आपके लिए क्वेश्चन भी है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं किसी हद तक हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका, और कोस्टल जोन ऑफ द वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका। तो हालांकि आर्टिकल में इतनी सारी चीजें नहीं दे रखी है, पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको जिस्ट मिल जाएगा, और आप लोगों को इसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। कल बहुत सारे बंदों ने फेसबुक पे, जहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिखे हैं। तो कहीं पे भी आंसर लिखिए, देखिए यार आंसर लिखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आंसर आपका रिव्यू करने कोई और नहीं आएगा, एक दूसरे का आंसर रिव्यू कीजिए। आप लोगों को एक दूसरे का आंसर रिव्यू करना है, उससे क्या होगा, आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि मैंने कौन से पॉइंट छोड़ दिए हैं और सामने वाले ने कौन से लिख रखे हैं। जब आप दूसरे का आंसर रिव्यू करेंगे तभी तो आपका कोई आंसर रिव्यू करेगा। तो वही है कि आप दूसरे का रिव्यू कीजिए, उसको बोलिए कि प्लीज मेरा भी रिव्यू कर दो यार। तो इस तरीके से आपको पार्टिसिपेटरी मोड में काम करना है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करना है। तो इस तरीके से तो बहुत ही अच्छे आंसर लिखे गए हैं कल यार फेसबुक पे पेज पर भी। तो यहाँ पे भी लिखिए, जहाँ पे आपको सुटेबल लग रहा है वहां पे लिखिए, और अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। मेन पर्पज बस वही होना चाहिए, ठीक है। देखिए इल नीनो का इम्पैक्ट जो होता है, एक तो होता है इल नीनो और दूसरा होता है ला नीना। तो इल नीना और ला नीना दोनों का इम्पैक्ट होता है। जो इल नीना होता है तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से टेम्परेचर को गर्म करता है। किस एरिया में देखा जाता है, वो मेनली पैसिफिक ओशन में देखा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वार्मर टेम्परेचर हो जाता है, और वार्मर टेम्परेचर होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, खासकर इन वाले एरियाज में। देखिए बोलने के लिए ये वाला एरिया है, पर लेकिन ये लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट डालता है, ये हमारे मानसून पे भी इम्पैक्ट डालता है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जून के महीने में मानसून आता है, तो मानसून किधर से आता है, हमारी कंट्री में मानसून इधर से आके एंट्री करता है हमारी कंट्री में। तो जैसे ही इधर से आके एंट्री करता है तो फिर यहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, लगभग जून से स्टार्ट होती है ये, ठीक है। तो जून से जिस तरीके से एंटर करता है, तो कहीं ना कहीं अगर इस वाले एरिया में आप लोग देखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, इस वाले एरिया में जैसे इलनीना आ गया तो टेम्परेचर में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टेम्परेचर में इम्पैक्ट पड़ेगा वो कहने के लिए इस वाले एरिया में, पर लेकिन उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए क्या होगा, जैसे ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स हो गए, या ऊपर वाले एरिया में हो गए और नीचे वाले एरिया में हो गए, जैसे कि इन दोनों वाले एरिया में भी क्या होता है, बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी तो क्या हो गया, आर्टिक सी में से बर्फ पिघलेगी और अंटार्कटिक में से यहाँ से बर्फ पिघलेगी। तो बर्फ पिघलने से क्या होगा, जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड का जो सी लेवल है, ओशन लेवल है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यार मेडागास्कर ये यहाँ पे आइलैंड हो गया, या और भी छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पे, हमारे आइलैंड हो गए, जितने भी हमारे आइलैंड है यहाँ पे अंडमान निकोबार वाले,
वो सारे लक्षद्वीप इधर है, या और भी छोटे छोटे आइलैंड है बहुत सारे यहाँ पे, वो सारे आइलैंडों का डूबने का खतरा हो जाता है। तो और ऊपर से ये वाला खतरा तो होता ही होता है, कोस्टल एरिया में भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, और आप लोगों को पता है कि हमारा कितना एरिया देखिए कोस्टल एरिया है, तो वो भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी और वर्ल्ड में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वर्ल्ड ओवर में पड़ता है, ये नहीं कि इंडिया पे ही पड़ेगा। तो इस तरीके से, और दूसरा क्या होगा, देखिए बहुत सारी एग्रीकल्चर होती है जो कि टेम्परेचर की बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है तो उनकी जो प्रोडक्शन है, जो उनका याइल्ड है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से पानी की देख लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा सूखा कितना ज्यादा पड़ जाता है, खासकर महाराष्ट्र वाले एरिया में, और ये कौन सा हो गया, ये देख लीजिए महाराष्ट्र वाले एरिया में, और मध्य प्रदेश वाले इस वाले एरिया में भी, और राजस्थान वाले एरिया में भी। तो खासकर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, और सूखा ग्रस्त भी घोषित किया गया था लास्ट ईयर, आप लोगों ने देखा होगा। तो इतने ह्यूज लेवल पे आप लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिलता है, मान जो क्लाइमेट चेंज होता है। तो क्लाइमेट चेंज एक मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट डालता है, और अगर फिर से टेम्परेचर बढ़ने वाला है तो ये बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे और ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है, मतलब सीवियर होने वाली है आने वाले और टाइम पे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोगों को इसी इसी तरीके से कुछ और पॉइंट्स भी सर्च करके, थोड़ा एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोस्टल एरिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फूड सिक्योरिटी पे देखिए इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। जिस तरीके से मतलब प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, फिर वही कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आएंगे। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, उस तरीके से अगर हम लोगों ने अपना मतलब एक तरीके से फूड का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं किया तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। और एक नेक्स्ट आर्टिकल अभी आने वाला है, केरला से रिलेटेड है, उसमें भी आपको एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम कई सारी देखने को मिलेगी अभी। और नासा जो कि यूएससी की एजेंसी है, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि आने वाले 3 सालों में जो है बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाला है, और उसी तरीके से अगर चीजें बढ़ती रही तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। और देखिए एग्रीकल्चर में इरिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कोस्टल एरिया को अलग प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे यहाँ पे थोड़ा इसका अगर कॉन्सिक्वेंसेज देखा जाए, थोड़ा कम हो सकता है। कब कम हो सकता है, अगर हमारे यहाँ पे जो मानसून आता है, मानसून थोड़ा अच्छे लेवल पे आ जाए और थोड़ा जल्दी आ जाए, तो जो इम्पैक्ट है उसका थोड़ा कम हो जाता है। देखिए हमारी कंट्री, आपको एक अपने ऊपर गर्व होना, आपको अपने ऊपर गर्व फील करना चाहिए कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं। एक ऐसी कंट्री है यार, माइंड ब्लोइंग कंट्री। कितने रिलीजन है यहाँ पे, कितनी लैंग्वेज है यहाँ पे, कितने सारे मौसम है यहाँ पे, हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा एक बिल्कुल यूनिक इम्पैक्ट जो मानसून का है, वो आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो दो मानसून होती हैं, एक तो ये वाली, दूसरी रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में वर्षा कराती है। आप लोगों ने देखा होगा दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में क्या होता, बाढ़ आ गई थी। तो वो रिट्रेटिंग मानसून होती है, जब वापसी आती है मानसून घूम के। तो इस तरीके की भी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सारे जो आपको चमत्कारी चीजें देखने को मिलेगी, वो सारी आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगी। तो कभी भी अपने ऊपर ब्लेम मत कीजिए, कहाँ पैदा हो गया यार, जॉब नहीं मिल रही है, या काइंड ऑफ की परेशान रहे। बहुत से बंदे, कुछ भी हो रहा है, हर टाइम में हर सिचुएशन में खुश रहना सीखो, न्यूट्रल रहना सीखो। ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा ना जैसे, तो उससे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है फिर लाइफ में। इंजॉय करो, कोई भी टाइम हो, बुरा टाइम हो उसको भी इंजॉय करो, अच्छा टाइम हो उसको भी इंजॉय करो। चिपका कोई सा टाइम नहीं रहने वाला है आपसे, टाइम टाइम के साथ में सब टाइम निकल जाते हैं। ओके, आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हमारा। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन मैंने दिया है आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोगों को थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे इस वाले आर्टिकल में। ये वाला आर्टिकल मैंने यहाँ पे काट के चिपका भी दिया है, थोड़ा मार्क भी करके। यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है कि जिस तरीके से बायोडायवर्सिटी मतलब प्रॉब्लम हो रही है वर्ल्ड में, मतलब अर्थ में, किस तरीके से, जिस तरीके से मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है ना। देखो पेड़ भी कट रहे हैं यहाँ पे, पेड़ कटने की वजह से बहुत सारी बायोडायवर्सिटी घटती जा रही है। मतलब हम जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब एक तरीके से जो हमारा, देखिए जो प्राइमरी सोर्स होता है फूड का, वो क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं सबके लिए। तो प्राइमरी सोर्स ही हमारे यहाँ पे घटता हुआ जा रहा है। तो इससे रिलेटेड भी आपको कई सारे पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे, ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं। इतना लगभग 75% बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुका है। क्या करना है, सबको मिलकर काम करना है, तभी जाके चीजें अच्छे लेवल पे हो सकती हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे इस पे। तो किस तरीके से हम डिपेंडेंट रहते हैं, वो सारी चीजें, छोटे छोटे से पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। तो आपको कुछ पॉइंट यहाँ से मिलेंगे, तो दोनों को मर्ज करके आप लोगों को इस वाले आर्टिकल का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। तो किस तरीके से इस चीजों को सोल्व किया जा सकता है, फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम। ओके, अब ये वाला आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे। देखिए इन दोनों के नोट्स, कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो एक्सप्लेन करने से काम चल जाता है, जिनके नोट्स बनाने कोई ज्यादा जरूरी नहीं रहता है। बस उनको पता होना चाहिए आपको कि एक मतलब थीम क्या है उसकी, और किसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। तो इसलिए उनको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, रिलेटेड टू केरला में जो प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली केरला में जो प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा उसका सिनेरियो दिखाया गया है, इन्होंने वर्ल्ड के साथ में रिलेशन उसका थोड़ा काउंट किया है। मतलब केरला में जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई है, वो क्यों आ गई है। तो अच्छा आर्टिकल है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला आर्टिकल जो रामजस कॉलेज से रिलेटेड, आप लोगों के इश्यू को पता होगा,
जो चीजें चल रही हैं अभी। और ये वाला एसएमएस भी आप लोगों ने देखा होगा, इसी से रिलेटेड आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोग देखेंगे थोड़ा इस वाला आर्टिकल को। ये वाला आर्टिकल तमिलनाडु की इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारे किसी काम की नहीं है। जब से वहाँ पे मतलब जयललिता जी एक्सपायर हुई थी, उसके बाद में फिर जो हमने पीछे भी आर्टिकलों में डिस्कस किया था, हुआ क्या था थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ हल्का सा, आप लोगों को फिर से ओवरव्यू मिल जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। जयललिता जी एक्सपायर हुई थी। जयललिता जी के एक्सपायर होने के बाद में ओ पनीर सिल्वम जो थे वहाँ पे एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बन गए थे। फिर उसके बाद में उनके जाने के बाद में फिर मतलब वो बन गए थे, शशिकला जी को बोला गया था कि अब वो भार संभालेंगे आगे। पर उन्होंने, ओ पनीरसेल्वम जी ने क्या किया, प्रोटेस्ट कर दिया। प्रोटेस्ट करने के बाद में क्या हुआ कि वो बोलने लगे कि मुझे जबरदस्ती हटाया गया है। तो फिर उसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, जय जो शशिकला जी थी उनको जेल हो गई, तो उनका कैरियर खत्म हो गया। तो इसलिए अब नए चीफ मिनिस्टर यहाँ पे चुन के आए हैं, अब वही भार संभाल रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, पूरा इंटरनल पॉलिटिक्स है यहाँ पे, सब वही चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, अब नया रिजीम आ रहा है, किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिक्स हो सकती है, कौन सी, अब हो सकता है कि बीजेपी के लिए भी यहाँ पे रूम बन जाए आने के लिए। बस बस थोड़ा सा एक काम और कर लीजिए, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का नाम याद रख लीजिएगा। ये चीफ मिनिस्टर जी हैं इड्डापड्डी के पलानी स्वामी। ठीक है ना, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, एक दो बार प्रोनाउंसिएट करेंगे आप लोग तो आराम से ले पाएंगे फिर। इड्डापड्डी के पलानी स्वामी, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। अब चीफ मिनिस्टर यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इस तरीके के जो बहुत ही ज्यादा, देखिए न्यूज में इतना ज्यादा आ गया। अब सारे के सारे स्टेटों के चीफ मिनिस्टर याद रखने की जरूरत थोड़ी ना होती है। जहाँ पे इलेक्शन हुए चेंज होके आ गए, तो वहाँ के याद रख सकते हैं आप। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब प्रॉब्लम हो गई, जिस तरीके से मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बार-बार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक वहाँ पे जो चुन के आ रहा है, वहाँ का नाम याद रख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं, और इस तरीके के स्टेट भी कई बार ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तमिलनाडु की जो बाउंड्री बाउंड्री है, वो किस-किस स्टेटों को टच किस किस स्टेटों को टच करती है। तो आंध्र प्रदेश को करती है, कर्नाटक को करती है, और केरला को करती है। तो जो न्यूज में रहता है उसका ये भी देख लीजिए कीजिए, ठीक है। केरला की किस किस से कर रही है, कर्नाटक से कर रही है, तमिलनाडु से कर रही है। तो थोड़ा मैप का आप लोग ध्यान रखा कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मतलब महाराष्ट्र से मतलब इससे मध्य प्रदेश से अगर क्वेश्चन आया कितने स्टेट टच करते हैं, तो आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, कितने स्टेट टच करते हैं मध्य प्रदेश को। ओके, वैसे तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहीं पे, फिर भी आंसर लिखिएगा और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट वाला। ये वाला पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारे किसी काम की नहीं है। वहाँ पे क्या टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और क्या सब कर रहे हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जो मेन फंडा है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के, वो इशू हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला हमारे किसी काम का नहीं है। देखिए आपको काम काम की चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमको पढ़ना क्या है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमको छोड़ना क्या है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर सारी चीज़ें इस तरीके से पढ़ के चलोगे ना, तो लगभग पूरे दिन में न्यूज़पेपर ही खत्म नहीं हो पाएगा। और कल मैंने एक लेक्चर भी लिया है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। बहुत ही बंदों ने मतलब बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया, लगभग 10 से 12 हज़ार बंदे देख चुके हैं ज़रा से टाइम में ही उसको। तो आप लोग भी उसको देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए और क्या-क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ते हैं। और जो भी आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है उससे रिलेटेड, तो कमेंट नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा एफबी का पेज है, वहाँ पे जाके आप मुझे एसएमएस लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत सारे एसएमएस आते हैं। तो आप वहाँ पे अगर कोई पर्सनल, तो रिप्लाई, देखिए रिप्लाई ज़रूर करूँगा, पर ये गारंटी है। थोड़ा लेट कर सकता हूँ, बस इतना हो सकता है, ठीक है? तो आइए अब देखते हैं। और ये वाला आर्टिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करती है। अच्छा आर्टिकल है, आप लोगों को कई सारे पॉइंट मिलेंगे किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। तो इस वाले आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? आइए अब देखते हैं आर्टिकल को। ये केरला से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम केरला के सामने आ खड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर नेशनल कैपिटल पहुंचे थे। किस लिए? वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो चावल है वो थोड़ा ज्यादा दो हमको, हम लोगों के यहाँ पे चावल कम हो रहे हैं और उपज कम हो रही है। देखिए एक ऐसा स्टेट, केरला को देखिए एक बार, एक ऐसा स्टेट जो कि चावल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। देखिए मैक्सिमम कोस्टल एरिया में चावल बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, और फिश और जो राइस है वो उनका स्टेपल फूड भी होता है। तो एक ऐसा स्टेट जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा जो लैंड रिफॉर्म है वो इस वाले स्टेट में अगर क्वेश्चन आए कभी, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा अच्छे लेवल पे लैंड रिफॉर्म यहाँ पे इंप्लीमेंट हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जिसको हम लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसे स्टेट में जहाँ पे सारी चीजें अच्छे से हो रही है, वहां पे मतलब राइस की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब फूड की प्रॉब्लम हो गई है। तो ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात हो गई है। अब हुआ क्या है, स्टेट में मतलब एक इस तरीके की सिचुएशन निकल के आई है, तो चीफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ गया, प्राइम मिनिस्टर के पास में जाना पड़ गया, ये बोलने के लिए कि हमको अब की बार ज्यादा राइस देना। अब क्यों हुआ है वो इस तरीके का सिनेरियो, क्यों क्रिएट हुआ है, तो वो सारी चीजें अब आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए आर्टिकल में क्या बोल रहे हैं कि ऐसा टाइम हुआ करता था कि इसी को जाना जाता था कि सबसे ज्यादा वेल्थियस्ट स्टेट है, और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पर आज की डेट में सोरी स्टेट में पहुंच गया है, मतलब चीफ मिनिस्टर को दिल्ली तक पहुंचना जाना पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ है?
ऐसा इसलिए हुआ है, अगर आप देश में देखें सबसे ज्यादा जो आदमी है अरेबियन गल्फ रीजन में जो जॉब करने के लिए जाते हैं वो यहीं से आदमी जाते हैं। तो इस वाले रीजन में गल्फ वाला कौन सा रीजन है एक बार देख लीजिए मैप में। पहले तो आपको पूरा वर्ल्ड का मैप देखिए तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला हो गया वर्ल्ड का मैप, तो ये वाला रीजन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस वाले रीजन को आप यहाँ पे मैप में देखिए। अब ये वाला रीजन हो गया। तो बहुत आदमी जाते हैं कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई के जो अभी यहाँ पे यहाँ के जो किंग थे हमारे यहाँ पे क्या थे, चीफ गेस्ट थे, याद रखिएगा उनको भी। ओमान में, सऊदी अरेबिया में, तो हमारे यहाँ से बहुत सारे आदमी जाते हैं और खासकर जो जाते हैं वो केरला से जाते हैं। तो केरला से बहुत ही ज्यादा आदमी यहाँ पे जाते हैं। तो इसकी वजह से अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकल के आ रहे हैं वो आर्टिकल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं देखिए, हमारे यहाँ से बहुत सारे आदमी यहाँ पे इस वाले रीजन में जाते हैं। तो इस वाले रीजन में जाते हैं तो एक न्यू फॉर्म इमिग्रेशन आप देखने को मिल रहा है। नॉर्मली क्या होता था, जो पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, जो एजुकेटेड पीपल थे वो जाया करते थे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब देखने को क्या मिल रहा है, फर्स्ट टाइम इस तरीके की चीजें निकल के आ रही है कि मैनुअल लेबर भी बहुत ज्यादा यहाँ से जा रही है। जो मैनुअल लेबर यहाँ से जा रही है तो यार एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा उसका। और कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकल के आएगा उसका, देखिए नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से जाते तो आदमी है ओनली, मेंस यहाँ से निकल के जाते हैं माइग्रेट के लिए, वुमेन ज्यादा नहीं जाती है। मतलब वुमेन नेग्लिजिबल के बराबर, मतलब नगण्य के बराबर जाती है। तो हायर इनकम उनको मिलने लगती है। मान लीजिए आपके घर से कोई आदमी वहां पे चला गया काम करने के लिए, तो वो कहते हैं ना डॉलर में रुपीज मिलेगी वहां पे, तो फुल पेमेंट होगा। यहाँ पे आके $1 कितने का हो जाएगा, 67 रुपीज का आप लोगों को $1 यहाँ पे पड़ेगा। तो डबल मतलब अच्छी खासी कमाई होगी। तो अगर आपका भाई बहन या कोई यहाँ से यहाँ पे यूएई में गया हुआ है और वो आपको यहाँ पे घर पे पैसे भेज रहा है, तो आप लोगों को जो बेगारी के काम होते हैं, मान लीजिए कुछ भी काम होते हैं, आपको किसी के यहाँ जॉब करने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी के यहाँ पे एक जाके मतलब मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से एग्रीकल्चर में लगने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, अब जो आदमी बाहर गए हैं वो अपने घर पैसे भेज रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब जिसकी वाइफ है, जिसकी माँ है, जिसकी बहन है, अगर वो खेतों में लेबर का काम करती थी तो वो अब लेबर में से हट रही है। क्यों? क्योंकि उनको घर पे आराम से पैसे मिल रहे हैं, उनका घर का गुजारा अच्छे से चल रहा है। और जो नॉर्मली जो पेडी कल्टीवेशन किया करती थी वो वुमेन किया करती थी। तो प्लांटेशन और हार्वेस्टिंग का काम वुमेन किया करती थी, और वुमेन ही अब इस फील्ड से निकल रही है। तो ये आराम आराम से, अगर ये देखे देखने के लिए छोटी प्रॉब्लम आप लोगों को सुनने में लग रही होगी, पर लेकिन जब ये प्रॉब्लम चलती रहती है एक लंबे टाइम तक, तो ये एक ड्रास्टिक चेंज लाती है चीजों में, जो कि यहाँ पे केरला में देखने को मिल रहा है। और सिचुएशन यहाँ तक बन गई कि इस स्टेट को सेंटर के पास में जाना पड़ गया चावल मांगने के लिए। तो इतनी ज्यादा ग्रेव कंडीशन, मतलब सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो चुकी है केरला में। अब वही चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है, कंटिन्यूएशन में लोगों का जो वेज बढ़ गई है तो अब कल्टीवेशन में कोई काम नहीं करना पसंद करता है। और इसी तरीके से जो लेबर है वो भी बहुत ज्यादा है आज की डेट में, जो मतलब लेबर वहां पे मिलनी वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। और जब महंगी हो गई है तो फिर सारी चीजें महंगी होनी स्टार्ट हो गई इस तरीके से। तो मतलब एक देखिए कॉन्सिक्वेंसेज इफेक्ट होता है। मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से क्या होता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम प्रोडक्ट इधर से उधर भेजते हैं, मान लीजिए गेहूं हो गए या फिर टमाटर हो गया, ओनियन हो गए, फिर उनकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से फिर इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक ओवरऑल इम्पैक्ट डाल के चलता है। तो देखिए टेनेंसी, ये टेनेंसी बोलता है, मतलब टेनेंसी बोलते हैं किराएदारी, एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो रिफॉर्म हुए थे वहां पे, जो पहले क्या करते थे वहां पे पुराने टाइम में, लेबर को रखा करते थे किराए पे, मतलब खेती कराने के लिए। तो लैंड रिफॉर्म भी हुए उसके बाद में, जो मैंने आप लोगों को बताया केरला और वेस्ट बंगाल में। तो लैंड रिफॉर्म भी हो गया है, पर लेकिन जो एक्चुअल में लैंड रिफॉर्म है वो वाले नहीं हुए हैं। ट्रेडिशनल लैंड लॉर्ड को बोला गया था कि जमीन ट्रांसफर करने के लिए, वो ट्रांसफर नहीं हुई है एक्चुअली में। तो ट्रांसफर नहीं है उस तरीके से, करंट में एजिटेशन भी देखने को मिलती है जो आदिवासी कम्युनिटी है, मतलब बोलने के लिए हो गई है। देखिए अगर ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो ये दोनों स्टेट फिर भी बहुत अच्छे हैं। पर लेकिन यहाँ पे भी अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो जो लैंड रिफॉर्म है, आप लोगों ने अब पोस्ट इंडिपेंडेंट वाले जो आपका मतलब सिलेबस में कोर्स है उसमें पढ़ा होगा, जो लैंड रिफॉर्म वाला चैप्टर आता है उसमें, ठीक है। तो उस वाले चैप्टर में मतलब यही चीजें देखने को मिलती है कि हुआ तो है, पर लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था। तो ये क्या बोले कि केरला एक ऐसा रेयर स्टेट है वर्ल्ड में, जिम्बाब्वे को अगर छोड़ दे, जिम्बाब्वे को छोड़ने के बाद में केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी आ गई है आफ्टर लैंड रिफॉर्म। नॉर्मली चाइना में देखिए, चाइना में लैंड रिफॉर्म हुआ जब, चाइना में लैंड रिफॉर्म होने से क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया, आज की डेट में आप चाइना देखिए सेल्फ डिपेंडेंट है। पर लेकिन केरला में क्या हुआ, उसका उल्टा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से अगर जितना भी फायदा हुआ वो मैक्सिमम अगर देखने को मिला वो नॉर्थ वाले स्टेट में देखने को मिला। मतलब आप लोग यहाँ पे ले लीजिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब इन वाले एरिया में ज्यादा देखने को मिला एज कम्पेयर टू साउथ वाले एरिया में। तो उसका इम्पैक्ट वहां पे देखने को मिला। तो ये भी एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। और
और देखिए और भी सारे बहुत सारी चीजें हो गई, क्लाइमेट चेंज वाला इशू ले लीजिए आप, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। फूड श्रिंक, मतलब एक तरीके से फूड सप्लाई श्रिंक कर रही है ग्लोबल में। तो ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ कहाँ पे लिख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों से अभी क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा है, आप में इसका पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, जो ये अभी अभी बताया है। तो इससे भी आप कई सारी चीजें वहां पे लिख सकते हैं। और क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर भी आज की डेट में मतलब सूखा पड़ रहा है, आप लोगों को जो अभी बताया था। सैंड माइनिंग उस वाले एरिया में बहुत ज्यादा होती है, इशू बहुत ज्यादा उसमें रहता है। तो बहुत ही ज्यादा वो होती है, लग्जरी हाउस कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का वक्त चल रहा है। तो मटेरियल, तो मतलब ये सारी चीजें जितने भी पॉइंट है सारे आप लोग वहां पे लिख सकते हैं। और बहुत ज्यादा क्या हो रहा है कि लैंड का देखिए, लैंड को जो यूज किया जा रहा है उसमें किया जो जा रहा है, जो भी लैंड और मतलब नॉर्मली रियल इस्टेट किसको बोलते हैं, जो घर वगैरह बनाने, ये जो बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं। तो उस तरीके से फर्टिलिटी, मतलब देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको लैंड इसके बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए लेनी है, तो वो लैंड लेनी चाहिए जो इसकी फर्टिलिटी लॉस हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को भी उसके अंदर रख लेते हैं। यहाँ पे ये उसका देखिए नाम भी बता रहे हैं, एक एरिया का नाम बताया यहाँ पे इन्होंने। ये है यहाँ पे, ये है अरणमुला पुंचा। ये पेड्डी फील्ड था, यहाँ पे क्या करने जा रहे थे, यहाँ पे ये एक एयरपोर्ट बनाने जा रहे थे। और ये बहुत ही अच्छा पेड्डी फील्ड है और एग्रीकल्चर का एरिया है बहुत अच्छा। तो सिटीजन ने क्या किया, यहाँ पे इसको मतलब प्रिसाइज किया गवर्नमेंट को, तो वहां पे फिर उसको बंद कर दिया गया। आज की डेट में एग्रीकल्चर के लिए अच्छा फिर उसको यूज किया जा रहा है। तो कंक्लूजन में देखिए क्या लिखना चाहिए, इस तरीके की चीजें लिखनी चाहिए कि देखिए कुछ भी अगर काम होना है, सबको मिलकर काम करना है। सबसे पहला तो आज की डेट में प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो गल्फ की इकोनॉमी है वो भी श्रिंक हो रही है। क्यों हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है, सब जो सोलर पैनल के ऊपर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो वहां की इकोनॉमी भी आज की डेट में श्रिंक होती जा रही है, जो कि आने वाले टाइम में इम्पैक्ट डालेगी, जो कि बाहर गए हुए हैं आदमी, उन पे इम्पैक्ट डालने वाली है। और फूड का प्राइस भी राइज होने वाला है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो वो सारी चीज़ों को आपको एक तरीके से क्या करना चाहिए, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। बैलेंस कब बनेगा, जब सिटीजन जो है प्रेशर प्रेशर डालेंगे पॉलिटिशियन के ऊपर, तो क्या करेंगे, वो पब्लिक पॉलिसी निकाल के लाएंगे जिससे कि ये सारी चीज़ों को टैकल किया जा सके। और सब देखिए मिल के काम करना है, अगर सब मिल के काम करेंगे एक साथ में एक प्रॉपर वे में बैलेंस बना के चलेंगे, तो फिर फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि चीफ मिनिस्टर को दिल्ली जाना पड़े खाना मांगने के लिए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। तो नॉर्मली देखिए यही सारी चीजें, आप कोई बहुत सारी चीजें इसमें उस वाले आर्टिकल में भी लिख सकते हैं जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल वैसे तो डिस्कस करने लायक नहीं था, क्योंकि इससे रिलेटेड पूरी एक वीडियो अवेलेबल है यहाँ पे स्टडी आईक्यू पे, बहुत से बंदों ने देख भी ली होगी। ये यहाँ से रिलेटेड निकल के आता है, इस बंदी से रिलेटेड, ये इस बंदी का एसएमएस आया जब रामजस कॉलेज में जो प्रॉब्लम हुई, वो सब आप लोग आज की डेट में न्यूज में सब देख ही चुके होंगे। रामजस कॉलेज में जिस तरीके से प्रॉब्लम हुई थी, वहां पे मतलब बोला जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया गया है एबीवीपी के द्वारा, जो कि बीजेपी की विंग है, स्टूडेंट विंग है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को देख के क्या चलना है, नॉर्मली क्या करना है, जो कि मैंने कल जब न्यूज़पेपर डिस्कशन वाला वो बता रहा था कि किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तभी मैंने बताया था। आप लोगों को देखिए जो इशू बन जाते हैं ना, इस तरीके के इशू में आप लोगों को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स जो होनी चाहिए वो स्टूडेंटों को पढ़ाई जानी चाहिए यूनिवर्सिटी में, ये सही बात है। आप लोगों से अगर कोई पूछे ये सही है गलत है, बिल्कुल सही है, पढ़ाई जानी चाहिए। और अगर पॉलिटिक्स नहीं पढ़ाई जाएगी, तो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, तो किस तरीके से बंदे जानेंगे कि हमारी पॉलिटिक्स क्या है, किस तरीके से बंदे आने वाले टाइम में वही तो लीडर बनना है, उन्हीं को पीएम बनना है, उन्हीं को प्रेसिडेंट बनना है, उन्हीं को एमपी बनना है। तो अगर यही बंदे नहीं जानेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है, तो कैसे बनेंगे आगे, कैसे देश को चला पाएंगे आगे। पॉलिटिक्स होनी चाहिए पर, लेकिन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए। होता क्या है आज की डेट में, आज जैसे कांग्रेस की ले लीजिए, बीजेपी की विंग ले लीजिए, क्या होता है, ये बाहर तो अपनी पॉलिटिक्स दिखाते हैं, जहां पे दिखानी चाहिए वो सही बात है। इलेक्शन होते हैं, चुन के आते हैं, वो सारी चीजें समझ में आती है। पर लेकिन जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो पॉलिटिक्स घुस जाती है, वो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, और भी सारे मतलब एक तरीके से इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा बिगाड़ देती है एरिया का। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स पढ़ानी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ानी चाहिए, पर पॉलिटिक्स जो है, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, वो यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। मतलब वो आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल सोसाइटी के लिए जो पॉलिटिक्स बनी हुई है। तो ये मतलब एक आप लोग एक पॉजिटिव व्यू लिख सकते हैं इस तरीके का। ठीक है, तो ये गुरमीत, ये गुरमेहर कौर थी, इनका एक एसएमएस आया, इन्होंने अपना एक इस तरीके का मैसेज दिया लिख के, कि ये इस तरीके का दिया कि आई एम स्टूडेंट फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द एबीवीपी एंड आई एम नॉट अलोन, एवरी स्टूडेंट ऑफ द इंडियन इज विद मी। तो इस तरीके से इन्होंने एक कैंपेन चलाया और ये बोला गया कि सब मेरे साथ हैं और मैं उनसे नहीं डरती हूँ। तो इसके बाद में इनको क्या बोला गया, ये देखने को मिला कि इनको रेप की और इनको डेथ की थ्रेट आई, और जिसकी वजह से इनको दिल्ली छोड़नी पड़ गई। तो ये जो राइटर लिखने वाले हैं, ये बोल रहे हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया उस तरीके की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ये इस तरीके की जो कोर के इसके इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स की जा रही है, यार अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया है,
देखिए हमारे यहाँ इशू तो होता है कुछ, लेकिन बना देते हैं उसको कुछ। हमारे यहाँ रिजर्वेशन का इशू ले लीजिए, हमारे यहाँ पे कोई दलित मर जाता है या फिर कुछ हो जाता है उसका इशू ले लीजिए। हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है ना यार, वो इतने गंदे लेवल पे पहुंच चुकी है, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। मुजफ्फरनगर वाले दंगे का इशू ले लीजिए, मतलब इस तरीके के इशू हैं, कुछ भी ले लीजिए, रोमिला, ये देख लीजिए, रोहित वेमुला वाला ले लीजिए, उमर खालिद वाला ले लीजिए। तो ये सारे इशू जो है, ये सारे क्या होते हैं, ओनली अपना वोट बैंक बनाने के लिए। वोट बैंक बनाने के लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी कर रही है, सब मिलके काम करते हैं। जिसको जिसको टाइम मिलता है, अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, सबको देख लीजिए, हर एक आदमी जिसको भी टाइम मिलता है तवे पे रोटी सेकता है अपनी जाके। मतलब इस तरीके के पर समझना किसको है, समझना है हम जैसे सिटीजन को, हम जैसों को अपने स्टेप्स लेने हैं, जिससे कि इन सारी जो ये गंदी पॉलिटिक्स जो की जाती है, देखिए जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वही ये चीजें अक्सर अच्छे से कर पाएगा, तो हम लोगों को अवेयर रहना चाहिए। आप लोगों ने अभी, जब मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम का पीछे एक चैप्टर डिस्कस कर रहा था डिस्कशन में, तो अब की बार मैंने जो पहले बार डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया था उसका क्या बताया था, उसका स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दिया था आप लोगों को। स्विट्जरलैंड में पूछा गया कि आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम चाहिए, तो उन्होंने पूरी जो पॉपुलेशन थी वहां ने, रिफरेंडम हुआ वहां पे, तो उन्होंने रिफरेंडम में मना कर दिया, हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम हमको देंगे तो हम निठल्ले हो जाएंगे वहां पे, मतलब उनका ये कहना था सिटीजन का, हम काम नहीं करेंगे जब हमको फ्री में पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में आज की डेट में ये चीजें पूछी जाए, तो हर एक आदमी ये कहेगा कि हाँ हमको चाहिए। जिस तरीके से फ्री बिजली बांटी जाती है, फ्री पानी बांटा जाता है, तो लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हैं नकारा बनाया जाता है। तो उस तरीके से नकारा बना दिया गया है आज तक लोगों को, और आगे से क्या किया जा रहा है, आगे से इस तरीके की चीजें भी की जा रही है, ये सब चीजें भी देखने को आ रही है कि किस तरीके का इम्पैक्ट डालना है। तो मतलब हमारी जो हमको ये पॉलिटिशियन तब तक इसी तरीके से अपने डिसीजन लेते रहेंगे जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, हम लोग नहीं जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है? तो ये देखिए जो मेहर कोर का था, ये राइट विंग और लेफ्ट विंग वाली बात आ जाती है, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये राइट विंग आप बीजेपी या फिर एबीवीपी को बोल सकते हैं, ये नेशनलिस्ट एजेंडा को लेके आगे चलते हैं। पर लेकिन लेफ्ट विंग वाले जो होते हैं, जो कि आप लोगों ने लेफ्ट विंग वाले, जो कम्युनिस्ट पार्टी हो गई या फिर जोन से ये सारे वेमुला वाले या फिर जो भी हैं, ये लेफ्ट विंग बोला जाता है। मतलब ये सोसाइटी के कोज के लिए कहते हैं कि मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है उन पे फोकस देना चाहिए, ना कि एक ओवरऑल नेशनलिज्म पे और ऊपर ऊपर फोकस देना चाहिए। तो दोनों की आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से सबको झेलना पड़ता है। तो जब से इनका एसएमएस आया, आर्मी भी इनके साथ में, और वीरेंद्र सहवाग और रणदीप हुड्डा, मतलब पॉलिटिशियन सब आ गए यार निकल निकल के। देखिए केस क्या था और बना क्या दिया गया है। तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक इशू बन जाता है बिना किसी बात का। अब देखिए एक प्रोडक्टिव वे में चीजों को करने के बजाय कहाँ घुस गई है हमारी पूरी कंट्री। अब देखिए सब आके घुस गए हैं यहाँ पे, ऊपर से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात आ जाती है, रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मतलब अपने अपने रीजन पे अपनी अपनी आइडेंटिटी पे फोकस करते हैं। कितने सारे आदमी यहाँ पे आ गए हैं अभी, ये सब मतलब ये सारे यहाँ पे जंग में कूद चुके हैं। अब देखिए अगर ये नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर बात करें कि हमारे यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्टिव टॉपिक होते हैं उन पे बात कम करते हैं, इस तरीके के इशू पे बहुत जनता निकल निकल के आती है। अगर नॉर्मली बात किया जाए कि यार देखिए क्लाइमेट चेंज का इशू है, इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है, हमारे देश में गरीबी को कैसे मिटाना है, अगर ऐसी ऐसी चीजों पे एजुकेशन का लेवल कैसे बढ़ाना है, हेल्थ का लेवल कैसे बढ़ाना है, यार ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इनको छोड़ के आप एक ऐसे इशू पे जाके घुस गए जिसका कोई मतलब नहीं है। और सोशल मीडिया तो अपना रोल प्ले करती है यार, सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, आप लोगों को जैसे यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव माइंडेड पीपल भी स्टीरियोटाइप की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि जो हरासमेंट ऑफ द कोर है उसको जाके किस पे जोड़ दिया, फ्री स्पीच के साथ में जाके कनेक्ट कर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं था। ये बोल रहे हैं यहाँ पे। और इन्होंने भी क्या किया, इनके बारे में बोल रहे हैं कि पहले तो इन्होंने धैर्य बनाए रखा, फिर इन्होंने जो अपना जो कैंपेन चलाया था उसको वापस ले लिया। तो देखिए यार, मतलब यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके की चीजें जो है, जो राइटर भी बोल रहा है, और मेनली तो राइटर के ही पॉइंट बोलूंगा मैं, कि इस तरीके की चीजें सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। जो इश्यूज है इस तरीके के इशू पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस तरीके के इशू पे। ये कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है कंट्री यहाँ पे। ये वाला आर्टिकल है, अभी रिपोर्ट आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये एक एनजीओ है। एनजीओ क्या होती है? एनजीओ वो होती है जो कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट होती है गवर्नमेंट से, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट से और इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट होती है। फंडिंग कहाँ से मिलती है इसको? डोनेशन से फंडिंग मिलती है। तो ये नॉर्मल चीज है। तो इसकी रिपोर्ट आई है, इसमें रिपोर्ट में क्या फोकस किया गया है? ह्यूमिनिटी, ह्यूमिनिटी और इक्वलिटी के ऊपर फोकस किया गया है। वो किस तरीके से आज की डेट में ह्यूमिनिटी और इक्वलिटी खत्म होती जा रही है। तीन चीजें बताई है इन्होंने। सप्रेशन हो रहा है, वॉइस को दबाया जा रहा है, जिनोफोबिया हो रहा है, मतलब जो बाहर के आदमी आ रहे हैं, जिस तरीके से यूएसए में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि बाहर के आदमी आ रहे हैं, तो वहां पे उसने डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला है कि ये सब प्रॉब्लम मतलब क्रिएट प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। अस वर्सेस दैम, मतलब जो हम और उनके, ये वाली प्रॉब्लम हो गई है। मतलब एक तरीके से एक डिवाइड किया जा रहा है कि तुम कौन हो और हम कौन है, हम तुम वाली चीजें स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है।
मतलब एक तरीके से नेशनलिस्ट की बात चल रही है, सब अपने नेशनलिस्ट और मल्टीलेटरलिज्म, मतलब जब बहुत सारी पार्टी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो सब अपने नेशनलिस्ट एजेंडे में फोकस कर रहे हैं। तो आज की डेट में ये सारी चीजें बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जो 1948 का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट का जो आया था उसके तहत चीजें, मतलब एक तरीके से जिस तरीके से उस टाइम में चीजें डिस्कस की गई थी, चीजों को मतलब सही करने की बात की गई थी, ये क्यों आया था निकल के? ये इसलिए निकल के आता है ग्लोबल में ह्यूमन राइट का जो सिनेरियो था, कब? 1930 के एयरफेयर में। क्या हुआ था देखिए, 1930 कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार तो खत्म हो गया था और सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने वाला था, तो उसके बीच का टाइम है ये। तो जनता में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, यूरोप में और यूएसए में भी सब जगह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी, और डोमिनो इफेक्ट बोला इन्होंने, मतलब चैन ऑफ रिएक्शन निकल निकल के आ रही थी, कोई रिएक्शन हो गई तो उसकी रिएक्शन पे रिएक्शन, रिएक्शन पे रिएक्शन तो बढ़ती ही जा रही थी चीजें। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे चीजें आई थी, तो वो चीजें इसीलिए आई थी कि चीजों को सेटल किया जा सके। और ये जो सेपरेशन है या फिर कुछ भी हो गया दूसरे को ब्लेम करना, या दूसरी चीजों के लिए दूसरे को ब्लेम करना, ये सारी चीजें अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जो रिप्रेशन हो गया, सप्रेशन हो गया और एक्स्ट्रा जुडिकल एग्जीक्यूशन हो गया, ये सारे इन वाले एरिया में बताया इन्होंने। किस वाले एरिया में? अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ये अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और ये वाला आपका एशिया वाला हो गया, ठीक है। तो इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है, ये राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं। एमनिस्टी इंटरनेशनल से यार लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम से भी, और बहुत बार पूछा जाता है। आप लोगों को बताना है कि कहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो आप लोगों को उसके बारे में बताना है। आपकी पूरी डिटेल जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, वो आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा उससे रिलेटेड सारी चीजों का, ओके। और पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड कहाँ से करनी है? स्टडी आईक्यू की वेबसाइट है, तो वहाँ से डाउनलोड करिए, या फिर वीर के नाम से फेसबुक पे पेज है, वहाँ से कर लीजिए। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो और आंसर भी दीजिए, देखिए जहाँ भी सुटेबल लगे आंसर दीजिए, और एक दूसरे का आंसर भी रिव्यू कीजिए। बहुत बंदे लिख रहे हैं, नीचे भी लिख रहे हैं यहाँ पे, और फेसबुक पे भी लिख रहे हैं, बहुत बंदे आंसर लिख रहे हैं और अच्छा अच्छा आंसर लिख रहे हैं। और थोड़ा सा और बचा हुआ है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, एक तरीके से जिस तरीके की मैच्योर डेमोक्रेसी थी आज की डेट में, वो भी नैरो नेशनलिस्ट एजेंडा ले लिया उन्होंने। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का भी अभी कल परसों कमेंट आया था, उन्होंने क्या बोला था, भैया वर्ल्ड में क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है उससे, मेरे देश में क्या हो रहा है, मेरी कंट्री में क्या हो रहा है, मुझे उससे मतलब है ओनली। तो सारी कंट्री इसी तरीके से फोकस कर रही है। जो आपकी ब्रेग्जिट हुआ है, अभी ब्रिटेन एग्जिट हुआ है, कहाँ से ब्रिटेन एग्जिट हुआ है? ब्रिटेन एग्जिट हुआ है यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर निकल गया है, उसको ब्रेग्जिट बोला गया है। तो ब्रेग्जिट में भी यही चीजें देखने के लिए आई है कि वो भी अपने पे फोकस करने की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन डिग्निटी और जो इक्वलिटी थी, वो आज की डेट में एक इंडिविजुअल तक समिट के रह गई है। कलेक्टिव राइट्स जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, और अपने ऊपर ओनली सब अपने पे फोकस करते हैं कि मैं हूँ। आई के ऊपर सब फोकस कर रहे हैं, जो वी और या अस होना चाहिए उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं आज के डेट में। तो ये चीजें आ गई हैं, तो देखिए ये सब चीजें गलत है सोसाइटी के लिए, इन चीजों को सही करना चाहिए और एक अच्छे लेवल पे चीजों को बढ़ाना चाहिए, तभी एक प्रोडक्टिव और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी आ सकती है, ओके। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। देखिए आंसर दीजिएगा और पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, तभी पढ़ाने में और भी मजा आता है। और इन्जॉय आप लोग भी इतना ही करेंगे जितना इन्जॉय मैं पढ़ाने में करता हूँ, आप लोगों को भी सुनने में इतना ही। और आप लोग देखिए कमेंट कीजिए, अगर कोई पर्सनल कमेंट है फेसबुक पे जाइए वहाँ मुझे लिखिए, पर लेकिन गुड मॉर्निंग और कैसे हैं सर ये चीजें मत लिखिए प्लीज। अगर आपका कोई जेन्युइन कमेंट है तो जेन्युइन चीजें लिखिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वो सारी चीजें लिखिए और आंसर दीजिए अपना, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।